यस हेलो एवरीवन वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं प्लांट्स को। ईवीएस का हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हमारे पेड़ पौधे करके एक टॉपिक है। ठीक है, उसे आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हो। जैसे कि एक बार हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस में हमसे 20 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। राइट, उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है हमारा परिवार हमारे मित्र, जिसमें आपका पूरा परिवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे पशु पक्षी मालवाहक पशु और पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग प्लांट से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे, पेड़ पौधों से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होगी, क्योंकि प्लांट्स का बेसिक टू एडवांस हर एक लेवल यहाँ पर हो सकता है। मतलब अगर मैं देखूँ तो क्लास 6-7 का बेसिक एनसीईआरटी भी यहाँ पर हो सकता है, जिसमें प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, है ना। और इसके अलावा 11-12 लेवल तक का भी इसमें ईवीएस हो सकता है, मतलब साइंस यहाँ पर हो सकता है जो कि आपकी बायोलॉजी में बनेगा। तो दोनों ही चीजें अपन को डिस्कस करनी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें कई सारी नई चीजें इंक्लूड की गई है, जैसे कि रनर होता है प्लांट से रिलेटेड, कि नए प्लांट जो ग्रो करते हैं वो रनर के थ्रू, शूटर के थ्रू, है ना। ये कंद क्या होते हैं, प्रकंद क्या होते हैं, बल्ब क्या होते हैं, तो इसके क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे गए। तो हमारा जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा भी मेन टास्क ये होगा कि जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है, आउटलाइन के बारे में यदि बात करें तो चैप्टर में ये 15 टॉपिक मेंशन है। ठीक है, जिसमें पौधों के भाग, जड़, तना, पत्ती, कायिक जनन क्या होता है, फूल, स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, फिर इसके एमसीक्यूज, फिर पूरी एनसीईआरटी समरी। फिर यहाँ पर जैसे कि अपन ने वहां पर पढ़ा था लास्ट में पोल्यूशन वाला, तो यहीं पर आपका वन से रिलेटेड आ जाता है, वो भी आपका इसी यूनिट का, इसी पार्ट का ही हिस्सा रहेगा। ठीक है, जिसमें वन कितने प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, इसमें वर्षा कितने सेंटीमीटर में होती है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी टॉपिक से बने हुए हैं। फिर प्लांट्स का पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो पूरा अपना एनिमल्स है उनका एनसीईआरटी। ठीक है, वन बाय वन करके सारी चीजों को स्टार्ट करें। बहुत चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारी जो नई चीजें हैं जो आज आप यहाँ पर देखने वाले हैं। गॉट इट। सबसे पहले यदि बात यहाँ पर करी जाए पौधों की, प्लांट्स की, तो प्लांट्स के दो मुख्य भाग होंगे, जड़ तंत्र होता है, रूट सिस्टम होता है, और प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम यहाँ पर होता है। तो प्रत्येक भाग के अंतर्गत आने वाले अंगों को और अपन विस्तार से समझ सकते हैं। रूट सिस्टम क्या होगा, जैसे ये जमीन है, एक सीड यदि ग्रो कर रहा है तो नीचे की साइड उसकी क्या निकलती है, जड़ निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, रूट सिस्टम कहा जाता है। और ये जो प्लांट ऊपर की साइड यहाँ पर ग्रो करेगा, है ना, ऊपर की साइड ये जो ग्रो कर रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोल सकते हैं शूट सिस्टम, है ना। प्ररोह प्रणाली, ऊपर तना, जो भी हिस्से यहाँ पर आएंगे, फूल फल, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, शूट सिस्टम के अंदर, प्ररोह तंत्र के अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज यहाँ तक, बिल्कुल सिस्टम सा है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जड़ प्रणाली मतलब जड़, और प्ररोह प्रणाली मतलब ऊपर का हिस्सा। ठीक है, अब मैं बात करूँ जड़ प्रणाली की, तो जड़ पौधों का वह भाग है जो आमतौर पर मिट्टी के नीचे रहेगा। आमतौर पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ एक से दो अपवाद ऐसे होंगे कि जड़ें जमीन के ऊपर रहेगी, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। और इसका मुख्य कार्य पानी तथा खनिजों का अवशोषण करना है। जड़ प्रणाली के कुछ हिस्से होते हैं, अब जड़ प्रणाली में भी बहुत सारे हिस्से यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे बात की जाए तो एक प्राइमरी रूट यहाँ पर होती है ना, ये बीज के अंकुरण के समय भ्रूण से निकलती है। तना की विपरीत दिशा नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे तना ऊपर बढ़ेगा तो रूट नीचे जाएगी। गाजर मूली में मुख्य रूप से जो जड़ होती है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। जो आप गाजर लेकर आते हैं जो मूली है, तो बेसिकली वो सब है क्या, वो सब यहाँ पर अपनी यही हो जाएगी, रूट ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, ये अपन ने क्या कंप्लीट किया, अपना प्राइमरी रूट कंप्लीट किया। अब आ जाता है लेटरल रूट। लेटरल रूट का मतलब क्या होता है, ये मुख्य जड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में फैलती है ना। ये क्या करेगी, हर दिशा में यहाँ पर फैलेगी। ये पौधों को मिट्टी में स्थिर रखने में भी क्या करेगी, मदद करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइब्रस रेशेदार रूट। कुछ पौधों में मुख्य जड़ लंबे समय तक नहीं रहती और इसके स्थान पर कई पतली जड़ें निकल जाती है। मतलब जहां से जमीन है वहीं से जड़ें फैलना उस पौधे की स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई मेन रूट यहाँ पर नहीं होगी। जस्ट लाइक आप गेहूं मक्का वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, श्वसन जड़ें, रिस्पायरेटरी रूट्स की बात करें तो दलदली पौधों में ये जड़ें मिट्टी से ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे जड़ों के अंदर क्या होगा, जब वो जमीन के अंदर पूरा कीचड़ होगा तो डेफिनेटली वहां पर हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मतलब बोल सकते हैं अधिकता है, जमीन के अंदर कमी हो जाएगी, किसके कारण, दलदल के कारण, कीचड़ के कारण, मड के कारण। तो ये जड़ें नीचे ना उठते हुए जमीन के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अभी आपको सभी चीजों का डायग्राम भी दिखाएंगे। जैसे मैंग्रोव की जो वनस्पति होती है, मैंग्रोव पेड़ जो होते हैं वो पानी के किनारे ही उगते हैं, दलदली इलाकों में ही उगते हैं।
तो वो क्या होते हैं, उनकी जड़ें ऊपर उठी हुई दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये जड़ों के अलग अलग प्रकार यहाँ पर हो गए। चलिए अगला देखिएगा, मुख्य कार्य एक बार से पढ़िए, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। पानी और खनिजों का अवशोषण करना, मिट्टी को, पौधों को मिट्टी में स्थिर करना और भोजन का संचय करना। कुछ पौधे जैसे गाजर वगैरह हो गई, ये सब वही है, जड़ के ही हिस्से हैं और भोजन को स्टोर करके रखती है। अगला देखिएगा, अभी हो गया जड़ तंत्र, अब दूसरा है प्ररोह तंत्र। प्ररोह प्रणाली पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के ऊपर की ओर स्थिर होता है। तना, पत्तियां, फूल, फल, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तने की बात करें तो तना ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ बढ़ता है, पत्तियां, फूल, फल को सहारा देगा। पानी और भोजन का परिवहन ये पौधों में करता है। आम का पेड़, गुलाब का पौधा सब तना ही है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां हरे रंग की होती है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, किसकी उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। पत्तियों के माध्यम से पौधों में ट्रांसपीरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। किसके थ्रू, स्टोमेटा, रोम छिद्र के थ्रू। ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा के अंदर पाया जाता है थाइक्लॉइड। ठीक है, जो कैसा दिखता है, जो एक कॉइन के आकार का, सिक्के के आकार का दिखता है। ये थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, पहले अपन बेसिक कंप्लीट करें, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी। यस, सबसे पहले अपन पौधों के भाग, जड़ का क्या कार्य उसके बारे में देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार फटाफट से ये टेबल देखो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं जड़ की, तो जड़ों का कार्य क्या होता है, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, पौधे को स्थिर रखना। तने का कार्य कर पानी और भोजन का परिवहन करना, भोजन को सहारा देना। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फूल क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। फ्रूट यहाँ पर क्या करते हैं, बीजों को संचित करते हैं, है ना। बीजों को संचित करना, जैसे आम और सेब में बीज क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली इसका जो फ्लैशी या पल्पी जो हिस्सा है वो क्या करता है, बीजों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके हिस्से हो गए। आगे बात करते हैं पत्ती के भागों की, तो पत्ती के भागों में क्या क्या आ जाएगा, लीफ बेस यहाँ पर आ जाएगा। पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, लीफ बेस यहाँ पर कहलाता है ना। जो लीफ बेस, पत्ती का अपन आधार यहाँ पर कह रहे हैं। फिर इसमें व्रंत हो जाते हैं, ये पत्ती को तने से जोड़ता है। जो एक डंडी आपने देखी होगी ना, कि जहां पर पत्ती एक तने से जुड़ी हुई रहेगी, वो पत्ती को क्या करेगा, सहारा देगा। पर्णफल लैमिना क्या होता है, यह पत्ती का चौड़ा वाला हिस्सा होता है जो क्या करेगा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। यस, इसको अभी अपन डायग्राम के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फूलों की बात करें तो फूल पौधे का प्रजनन अंग है। इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के द्वारा बीज बनेंगे। मतलब परागण और निषेचन के थ्रू क्या होगा, बीजों का निर्माण होगा और बीजों से फिर नए पौधों का निर्माण होगा। ओके, अगला देखिएगा, फूल के भाग में सबसे पहले कली का आ जाएगा, है ना। यह बाहरी आवरण होता है जो फूल को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। पेटल्स की बात करें तो अपन बोलते हैं ना पंखुड़ियां, है ना, वही चीज। ये आकर्षक रंग की होती है और परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है ताकि इनका पॉलिनेशन हो पाए। पुंकेसर स्टैमन ये नर प्रजनन अंग होता है और पॉलिन का उत्पादन करता है। अंडक की बात करें तो ये मादा प्रजनन अंग है, जिससे किसका निर्माण होगा, बीजों का निर्माण होगा। कैसे होगा, इस डायग्राम से देखो, है ना। ये एक बार फूल का डायग्राम देख लो, फिर अपन फ्रूट को डिस्कस कर लेंगे। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट यहाँ पर होंगे। ठीक है, स्टेमन मेल पार्ट की बात करें तो इसमें एंथर होता है, फिलामेंट यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये फिलामेंट आप तंतु यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फीमेल पार्ट की इसमें बात करूँ तो स्टिग्मा आ जाएगा, है ना, वर्तिकाग्र। स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली चीज हो गई, ये इसका अंडाशय हो गया। ठीक है, ये इसका सेपल हो गया और ये इसकी क्या हो गई, पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां हो गई। तो इस तरीके से ये कॉमन फ्लावर का अपन बोल सकते हैं अलग अलग नाम है। ओके, तो ये वाला जो हिस्सा ये फीमेल है, ये वाला हिस्सा जो है अपना, ये अपना मेल रहेगा। गॉट इट। अगला देखिएगा, फूलों की बात करें तो निषेचन के बाद फूल का अंडाशय जो है फल में यहाँ पर बदल जाता है, एक फ्रूट बना लेता है। फल के अंदर बीज रहेंगे जो अगली पीढ़ी के पौधों के उत्पादन करने में सक्षम रहते हैं, जिसमें आप सेब को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आप आम को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अपन ने पत्ती के बारे में देखा था ना कि लैमेना वगैरह होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये पत्ती का जो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, तने से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा, जो पत्ती को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर करेगा। ये वाला जो हिस्सा होता है, जो एंड होता है, इसको एक्साइल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, ये इसका टिप रहेगा, मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे नोक वाला जो हिस्सा है, टिप, है ना, जो सबसे हाइट पर होगा। ये इसकी वेंस होती है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, शिराए बोलते हैं। ये इसका ब्लेड होगा, है ना, जो इसका धारीदार हिस्सा, जो कोने वाला जो हिस्सा रहेगा, इसको क्या कहा जाएगा, ब्लेड कहा जाएगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया पत्ती। फूल अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, जड़ अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो एक कंप्लीट प्लांट जो बनेगा इन सारी चीजों से बनता है। अगर मैं इसे देखूँ तो दो चीजें होती है, रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। रूट में जड़ें अपनी यहाँ पर हो जाएगी, प्राइमरी रूट जो अपनी मेन रूट रहेगी, है ना, अभी देखना ब्लैक कलर से, ये अपनी मेन रूट रहेगी। और इसके बाद ये छोटी छोटी जो रूट्स रहेगी ये सेकेंडरी रूट रहेगी। ठीक है, रूट अपन को क्लियर हो गया था। फिर अपन शूट की बात करें तो ये इसका तना है पौधे का, है ना, ये इसकी बर्ड है, कलियां जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएंगे, अपने नोट्स हो जाएंगे जो यहाँ से निकलेंगे। ये अपना फ्लावर हो गया, ये अपना लीफ हो गया, और ये अपना फ्रूट हो गया। एक बेसिक बिल्कुल नॉमेनक्लेचर जो क्लास फोर्थ के बच्चे के लिए बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं तने की। तने का देखिएगा, तना क्या करता है। अब देखो तना, अगर आप ऐसे देखोगे ना बेसिक लेवल पर, तो बहुत बेसिक चीज है कि तने के बारे में क्या पढ़ना है। बट तना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है, और नए पौधों का जन्म हो जाता है ना। जैसे बरगद वगैरह में अपन ने बहुत सारी जगह ये वाली चीजें देखी है। तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इस तने से ही बनते हैं। तो एक बार बेसिक समझ लो, फिर अपन एडवांस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो पौधों का जमीन से ऊपर का मुख्य भाग तना कहलाता है। ये स्तंभ के समान होता है, जिस पर पत्ती फूल आदि यहाँ पर लगते हैं। स्तंभ मतलब एक पोल या खंबा हम लोग कह सकते हैं। राइट, जिस स्थान पर तने से टहनी या पत्ते निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है, पर्व संधि कहा जाता है। दो गांठियों के बीच में जो स्थान होगा वो चीज क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगा, जिसको अपन पर्व कह सकते हैं। ठीक है, जिस स्थान से नई टहनी पत्ते या फूल विकसित होते हैं उसे कलिका के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जैसे अभी आपने इमेज में देखा था। क्या क्या विशेषताएं होती है, तने पर पर्व संधि और पर्व पाए जाएंगे, तने पर कलिकाएं होती है। तने से शाखा पत्तियों तथा पुष्प को क्या करती है, उत्पन्न करती है ना। तने से ही ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाएगी। चलिए, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखना, दो प्रकार के ये हो सकते हैं, सीधे खड़े तने यहाँ पर हो सकते हैं, दुर्बल तने यहाँ पर हो सकते हैं। सीधे खड़े तने में आप ये देख सकते हो, ये तने भूमि की सतह पर अपनी शक्ति से खड़े रहेंगे, इनको किसी के भी सहारे की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। शाकी पौधों की शाख की बात करें तो ये थोड़े से मुलायम होंगे, लकड़ी की मात्रा कम होगी। झाड़ियों और वृक्षों में ये प्राय भूरे रंग के होते हैं, इनमें लकड़ी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। आकार में गोलाकार, बेलनाकार, चपटे आदि प्रकार के हो सकते हैं। इन पर बार्क छाल यहाँ पर पाई जाती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। दुर्बल तने, इस प्रकार की तनों में लकड़ी की मात्रा बहुत ही कम यहाँ पर होती है, जिसमें अपनी शक्ति से ये खुद से खड़े नहीं रह सकते, इसीलिए दूसरे पौधों का सहारा लेकर खड़े रहते हैं। ठीक है, अब तने के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो सबसे पहले संवहन तंत्र आप ले सकते हैं, है ना। वैस्कुलर सिस्टम आप यहाँ पर ले सकते हैं। जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों को शाखाओं, पत्तियों, पुष्प और फलों तक पहुंचाते हैं। इस क्रिया को ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस बोला जाता है। तो प्लांट में दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन होती है और एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है ना। अब मैं अगर बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये क्या कर रहा है कि सब भागों में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि माल ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया है, मतलब वही यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है कि जो यहाँ पर लाया गया है भोजन, है ना, नीचे से जड़ों के द्वारा या पत्तियों के द्वारा लगाया गया, वो पूरी बॉडी में क्या कर दिया गया, प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है ट्रांसपीरेशन, तो वही पत्तियों में जो अपना बोल सकते हैं ना कि स्टोमेटा के थ्रू जो रोम छिद्र जो पानी यहाँ पर उत्सर्जित होगा, है ना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अगला देखिएगा, पौधों में जल अधिग्रहण में परिवहन का कार्य किसके द्वारा होता है, जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, जल को अधिग्रहित करना मिट्टी के थ्रू, और उसका परिवहन करना कौन करता है, जाइलम करता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, तना पौधों के विभिन्न भागों को पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन में स्थानांतरित कर देता है। सहारा प्रदान करना, तना शाखा पत्तियों पुष्प आदि को सहारा देता है। भोजन का निर्माण करने में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, सब जगह उसको डिलीवर कर देगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अब यहाँ पर भोजन के निर्माण में एक चीज और देखना, शाकी हरे तने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोजन बनाते हैं, तथा मरुद्भिद पौधों में तना पर्णनाभ स्तंभ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जो मरुद्भिद या जेरोफाइट्स पौधे होते हैं, अब ये कौन होते हैं, जो रेगिस्तान वाले इलाकों में या ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम आता है या इनको पानी बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, तो इनका जो तना है खुद अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पत्तियों में, है ना। मतलब इनकी पत्तियां जो है अपने आप में क्या होती है, वो तना भी होती है, वो स्टेम तना भी रहती है ना। तो वो तने का भी कार्य कर लेता है, उसको मजबूती भी दे देता है, सहारा भी प्रदान कर देता है, भोजन का भी स्थानांतरण कर देता है, और पत्तियों की तरफ फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है ना। तो नागफनी, कैक्टस वगैरह जो है इसी के एग्जाम्पल है।
एक और चीज होती है आरोहण। मतलब आरोहण का मतलब आप समझते हो ऊपर की साइड ऐसे बेल चढ़ना, है ना। अंगूर, कद्दू, पेसीफ्लोरा आदि दुर्लभ पौधों में तना जो है प्रतान के रूप में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम पौधे में मुख्य तने को ऊपर उठाने में ये सहायता देता है। ये किसी भी दीवार, किसी भी जो भी जगह इसको मिल रही है उसका ये सहारा ले लेगा, जिससे पत्तियों को समुचित कार्य जो समुचित सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार तना भी आरोहण में क्या करेगा, हमारी मतलब उस प्लांट की मदद करेगा। ठीक है। तो ये तने के कार्य हो गए। अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। तो पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, पत्ती, शाखा से नए पौधे बनने की जो क्रिया है उसको अपन कायिक प्रवर्धन यहाँ पर कहते हैं। इसको अपन दो समूहों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। अब नेचुरल तरीके से अगर यहाँ पर हो रहा है तो उसको प्राकृतिक कायिक प्रजनन के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। पौधों में स्वयं उत्पन्न होने वाला कायिक जनन, यानी कि कायिक जनन का मतलब क्या होता है, पौधे के किसी भाग से, यानी कि बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग से अगर नए पौधे का जन्म होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। आई थिंक ये चीज हम सबको क्लियर है ना। या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि बीज को छोड़कर पौधे की पत्ती, शाखा और किसी भी दूसरे हिस्से से अगर नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है। तो एक पहला प्रकार क्या हो गया, नेचुरल। अब नेचुरल में किस तरीके से हो सकता है, जड़ों के द्वारा। जैसे कि एक पौधा उग रहा था तो उसी पौधे का एक जड़ से उसको मैंने निकाल कर, उसके एक हिस्से को निकाल कर जो है मैंने दूसरी जगह लगा दिया। जैसे सतावर हो गया, डहलिया हो गया, शकरकंद हो गया, परवल हो गया। आदि पौधों की जड़ों पर अपस्थानिक कलिका निकल कर आ जाती है। तो इस कलिका को अगर मैं तोड़कर दूसरी जगह लगा देती हूँ ना, तो फिर वो वाला प्लांट भी मेरा चल जाएगा, वो वाला पौधा भी चल जाएगा। ठीक है। तो जड़ों के द्वारा हो सकता है। अपन ने क्या बोला, बीज को छोड़कर। तो बीज को छोड़कर मतलब जड़ हो सकता है। दूसरा पत्तियों के द्वारा। तो ये वाला क्वेश्चन अपन से पूछा गया था एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को शो नहीं करेगा, इस तरीके से कुछ पूछा गया था। तो उसमें एक ऑप्शन अपना वो भी था कि लीव्स के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जिसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ब्रायोफिलम। अजूबा, बिगोनिया आदि पत्तियां जो है ये अपस्थानिक कलिका पाई जाती है, जिसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो ऑलमोस्ट हर घर में आपने देखा होगा, पत्थर चट्टा, है ना। एक ऐसा पौधा होता है जो किसी भी तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में कितना ही वो बोल सकते हैं ना गर्मी हो तो भी ये इजीली सरवाइव कर लेता है। तो पत्थर चट्टा इजीली यहाँ पर उग जाता है। बस आप उसकी एक पत्ती कहीं से भी तोड़ कर लाओ, हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर छिड़क दो, थोड़ा सा एक बार इसको पानी दे दो, तो ये इजीली क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है ना। मोस्ट कॉमन प्लांट बोला जाता है इसको। इसमें कई सारी पत्तियों के ऊपर ही अपने आप में कलिका लगने लग जाती है। पत्तियों से ही ये नई जड़ों को जन्म दे देता है। अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बन जाएगा। भूमिगत तनों के द्वारा अदरक का प्रपंद हो गया, आलू का कंद हो गया, अरबी का घनकंद हो गया, फर्न का प्रकंद हो गया, प्याज और लहसुन के शलकंद जो हो गए, इनको अनुकूल वातावरण दिया जाए तो ये भी अपनी अपस्थानिक कलिकाओं से विकसित होकर एक नए पौधे को यहाँ पर जन्म दे देते हैं, राइट। अब आगे देखिएगा, कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मनुष्य के द्वारा अनेक प्रकार से किए जाने वाले कायिक जनन को कृत्रिम जनन या फिर प्रवर्धन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, प्रोपोगेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब मनुष्य यहाँ पर करेगा, ये तो क्या हो रहा था, नेचुरल प्रोसेस हो रही थी। अब मनुष्य कुछ एक्टिविटी करेगा जिसके थ्रू वो नए पौधों को उत्पन्न करेगा। मनुष्य अपने लाभ के लिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के आधार पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को भी विकसित कर सकता है। अब इसमें भी कुछ विधियां होती है, कलम लगाना, है ना। कलम लगाकर हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैंने गुलाब का एक डंडी आपके घर से तोड़ ली, अब मैंने उसको थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर काट लिया, है ना, और उसको क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर लगा दिया, तो वो भी मेरे यहाँ पर जैसा आपके यहाँ है वैसा का वैसा गुलाब बनकर खड़ा हो जाएगा। दाब लगाना, सेब, नाशपाती, चमेली, नींबू आदि की शाखाएं काफी कठोर होती है, सरलता से वो कलम नहीं हो पाती, इसीलिए पौधे पर लगे ही शाखा के कुछ भाग को छीलकर, है ना। जैसे कि ये मेरा नींबू का पौधा था, ये तो मैंने खुद ही किया हुआ है। तो इसमें इतना सा मैंने कट लगा दिया और यहाँ पर ही मैंने क्या करा, मिट्टी भर दी, है ना। यहाँ पर ही हमने क्या करा, उसमें मिट्टी भर दी, और वो जो बोरी सुतली होती है ना, टाट, उससे इसको पूरा कवर कर दिया, सुतली से इसको पूरा बांध दिया, और हल्की सी नमी इसको दे दी, मिट्टी में नमी थी, पानी था उसके अंदर। ठीक है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वहीं से नई जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई। फिर इतने से हिस्से को काट कर मैंने क्या करा, फिर से जमीन में लगा दिया, तो वो पूरा का पूरा ग्रो कर गया वापस से।
ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है दाब लगाना, लेयरिंग करना। तीसरा होता है गुटी लगाना। यह वायु में दाब लगाने के समान है। किसी शाखा को छिलकर खाद युक्त मिट्टी उस पर लेप दी जाती है ना। इसके ऊपर टाट इत्यादि लपेटकर सुतली से बांधकर छोड़ दिया जाता है। गुटी को हर समय नम रखना होता है। शाखा में गुटी के अंदर कुछ दिन बाद अपस्थानिक जड़ें निकल कर आ जाती है। अब इसे मुख्य पौधों से काट कर अलग करके मृदा में रोप दिया जाता है। तो ये वाली प्रोसेस जो हमने करी थी, ये कौन सी थी? गुटी लगाना। और लेयरिंग में भी कुछ इस तरीके का ही होता है। तो उसमें तो केवल ये किया जाता है कि शाखा का एक हिस्सा तोड़कर हमने क्या करा, उसका थोड़ा सा हिस्सा छिलकर भूमि के अंदर लगा दिया, है ना। और बाद में इसी भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल कर आ जाती है। फिर इसके पश्चात इसी भाग को, मेन जो पार्ट था, प्लांट था, या जो बोल सकते हैं कि ट्री होगा, उससे काटकर हमने अलग कर दिया और अन्य स्थान पर ले जाकर उसको रोप दिया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसमें अपन उसको पेड़ से ही कनेक्ट रखेंगे लेयरिंग के अंदर, और बूटी लगाने में हम लोग उसको उसी के अंदर काट कर टाट से या बोरी से बांध देंगे, है ना। तो तीन अलग अलग चीजें हो गई, कटिंग करना, दाब लगाना और गुटी लगाना। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड तो मुझे गुटी लगाना लगती है, क्योंकि वो इजीली उस पेड़ से कनेक्शन भी उसका रहता है, तो भोजन वगैरह सब वो वहीं से ले लेता है उस प्लांट से, और नई जड़ें भी वो ग्रो करवा लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विप ग्राफ्टिंग होती है, कशारोपण होता है। जो अच्छे पौधे नहीं होते, जो घटिया पौधे होते हैं, उनको तिरछा कलम की भांति काट लिया जाता है, जिसको स्कंद स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अच्छी जाति के एक पौधे की शाखा या कलम को इस प्रकार की तिरछी काटकर मिलान करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, तथा डोरी आदि से कसकर बांध दिया जाता है। मोम को पिघलाकर इस पर लेप लगा दिया जाता है, ताकि वो दोनों आपस में चिपक जाए, है ना। और कुछ दिन बाद स्कंद तथा सियान दोनों आपस में जुड़ जाती है। तो कशारोपण में थोड़ा रिस्क होता है कि वो, जरूरी नहीं है कि वो चल जाए, है ना। तो ये प्रोसेस भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग विव क्राफ्टिंग कर सकते हैं कि एक अच्छा पौधा नहीं है, जैसे कि अपन करते हैं ना जामफल वगैरह में करते हैं, कि एक जो है जिसमें बीज बहुत ज्यादा आते हैं, एक वाइट वाला पौधा है और एक रेड कलर का जो उसके अंदर फ्रूट होता है ना, रेड कलर का जामफल। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक ही पेड़ पर दोनों ही प्रकार के, है ना। सर्दी के टाइम पर आपको हो सकता है कि व्हाइट कलर का फ्रूट मिले, और गर्मियों के समय में आपको जो पिंक कलर का जो जामफल होता है वो मिले, है ना। क्योंकि ये हमने घर पे करा हुआ है, तो दोनों ही प्रकार के 6 महीने ये वाले और 6 महीने व्हाइट कलर के उस पर जामफल आते हैं। तो उसमें यही चीज करी रखी थी कि दोनों को ही क्या कर दिया गया था, साथ में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो वो दोनों दोनों अपने आप में ग्रो कर गए और दोनों साथ में चलते हैं, एक ही प्लांट वो बन चुका है, अब तो ट्री बन चुका है वो। अब देखो कायिक जनन के क्या फायदे और नुकसान भी है। अगर मैं फायदे की बात करूँ तो फायदे में क्या हो जाएगा, नए पौधे कम समय में लग जाएंगे। नए पौधे मात्र पौधे की तरह होते हैं, इसीलिए उनमें विभिन्नता नहीं होती है। अनेक जंगली और बेकार पौधों को कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा उपयोगी पौधों में बदला जा सकता है। पौधे नए वातावरण से कम प्रभावित होते हैं। बीज से उत्पन्न होने वाले नवोद्भिद पौधों पर वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रो करने में उसको ज्यादा समय लगे, वो अच्छे से नहीं चले। तो कायिक में ये फायदा हो जाता है कि वो जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 से 2 साल का होगा, हमने काटा होगा, तो 2 साल उसको कम वो होना पड़ेगा। ठीक है, नुकसान क्या है, नए पौधे के मात्र पौधों के आसपास से उगने वाली भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधों में संघर्ष ज्यादा रहेगा, है ना। वही वाली प्रोसेस हो जाएगी कि संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। कायिक जनन से पौधों की प्रजनन शक्ति थोड़ी यहाँ पर खत्म हो जाती है। विभिन्नताओं के अभाव में नई जातियां यहाँ पर विकसित नहीं हो पाती, जैसे एक पौधे को दूसरे किसी अननोन पौधे के साथ, जस्ट लाइक कि अगर आपने गुआवा का पौधा है और उसको जो है पियर के साथ, नाशपाती के साथ लगा दिया, तो ये दोनों ग्रो नहीं करेंगे, दोनों ही सूख जाएंगे। क्योंकि उनकी प्रजाति का होना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, और हमें ये कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा लगाया जा सकता है, राइट। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी दो अननोन कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लिए तो वो चलेगा ही नहीं। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसको अवशोषित किया जाता है, CO2 का यहाँ पर अवशोषण होता है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस भाग में होगा, 1 सेकेंड। यस, वॉइस आ रही है ना क्लियर? देखो पूछा क्या गया है कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो वाष्पोत्सर्जन तो पत्तियों के अंदर होता है ना। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीव्स हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया था, 1 सेकेंड, कहाँ पर थे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, है ना।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होगी? CO2 अपन ने कर लिया। एक क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलीय पौधा यहाँ पर है? पीपल, जलकुंभी, तुलसी या बरगद? तो जलीय पौधा जो पानी के अंदर होगा, तो जलकुंभी जो होती है वो बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से यहाँ पर ग्रो करती है। बेसिकली ये क्यों फैलती है? जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो पानी की सतह पर तेजी से फैलता है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जितने भी जीव जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, और अगर बहुत अधिक मात्रा में ये फैल गई है तो फिर वो जीव वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है? तो पत्तियों के अंदर होती है। पत्तियों में स्टोमेटा के माध्यम से होता है। स्टोमेटा में क्या पाया जाता है? थाइक्लोइड पाया जाता है। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग यहाँ पर रूट की ही बात कर रहे हैं तो एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है मोनोकोट एंड डाइकोट। अब जड़ों के दो प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं, मोनोकोट और डाइकोट हो सकते हैं। ठीक है, मोनोकोट जो एक बीजपत्री होगा हिंदी में, डाइकोट मतलब वो कौन होगा? द्विबीजपत्री यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं पत्तों की नसें मतलब पत्तों पर जो वेन्स या शिराएं पाई जाती है इस तरीके से, अगर मैं उनकी यहाँ पर बात करूं तो मोनोकोट जो एक बीजपत्री होगा, सबसे पहले तो आप एक दिमाग में इमेज बना लो। मोनोकोट मतलब क्या होगा? कोई भी एक सिंगल जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, जिसमें आप गेहूं को कंसीडर कर लो, चावल को कंसीडर कर लो, है ना, जो सिंगल रहेगा। डाइकोट इसमें आप चने को कंसीडर कर लो, सोयाबीन को कंसीडर कर लो, है ना, और भी जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं, तुअर को कंसीडर कर लो, उड़द को कंसीडर कर लो, जिसके दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, है ना। तो मोनोकोट में जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर चलता है ना, जैसे कि ये अपनी लीफ हो गई, तो इसमें समांतर शिरा विन्यास चलेगा। लेकिन डाइकोट जो द्विबीजपत्री होगा उसमें एक जाल बनता है, मतलब आप उसको जब छुएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ रेशेदार इसके ऊपर लग रहा है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे कुछ रेशेदार आपको यहाँ पर फील होगा। जड़े की बात करें तो मोनोकोट में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, और डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में एक मोटी मेन प्राइमरी रूट पाई जाती है, और उससे क्या पाई जाएगी? सेकेंडरी रूट्स पाई जाएगी। मतलब ये अपना क्या हो गया यहाँ पर? टेप रूट हो गया, है ना। और मोनोकोट अपना क्या हो जाएगा? फाइब्रस रूट यहाँ पर हो जाएगा। तने की बात करें तो मोनोकोट में काफी मुलायम तना पाया जाएगा, है ना। मोनोकोट वाले में क्या हो जाएगा? इनका तना जो है काफी मुलायम होगा। लेकिन डाइकोट की बात करें, जस्ट बिकॉज ये जड़ों से ही कठोर है तो इसमें सख्त तना पाया जाता है। ठीक है, बीज पित्रों की संख्या एक ही होगा, अपन ने क्या बोला? इसके टुकड़े नहीं होंगे। और डाइकोट में क्या होगा? दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। फूलों में पंखुड़ियों की संख्या हमेशा तीन के मल्टीपल में आएगी, 3 6 9 12 15, और ये 4 और 5 का मल्टीपल हो सकता है, 4 हो सकती है, 8 पंखुड़ियां हो सकती है, 5 10 15, इसके मल्टीपल में ये जाती है। राइट, चलिए तो ये हो गया अपना मोनोकोट एंड डाइकोट। अगला देखिएगा क्वेश्चन, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं जिनको हिंदी में द्विदलीय पौधा भी कहा जाता है, में पत्तियों में जो नसें होती है, जो वेन्स जो शिरा होती है, इनका स्वरूप कैसा होता है? जालीदार यहाँ पर होता है। तो इनमें किस प्रकार का विन्यास पाया जाता है? जालीदार शिरा विन्यास यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, डन यहाँ तक। चलिए अगला देखिएगा, जड़ों का जो भंडारण, जड़ों में जो भोजन का भंडारण किस पौधे में होगा? मतलब जड़ में ही क्या रहेगा? भोजन रहेगा। गाजर, आलू, प्याज या अदरक? तो जो मेन अपना टेप रूट है वो गाजर है ना, जिसमें एक मेन जड़ होती है और उसी के ऊपर छोटी छोटी जड़ें निकली हुई रहती है। तो गाजर मुख्य जड़ है जिसमें भोजन का भंडारण होगा, जबकि आलू, प्याज और अदरक में भोजन में तनों का रूपांतरित रूप है। तो ये जो सब जमीन के अंदर है ये सब इसके तने हैं, है ना, ये तने अपन खा रहे हैं, लेकिन तने कहाँ पर ग्रो कर रहे हैं? जमीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गाजर है वो किस रूप में आएगी? अपनी जड़ रूप में आएगी, गाजर एंड मूली। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा द्विवर्षीय पौधा होगा? गेहूं, सरसों, गाजर और आम? तो गाजर द्विवर्षीय पौधों के अंदर आता है, क्योंकि इसको पूरा इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल का होता है। पहले वर्ष में पत्तियां और जड़ें विकसित होती है, दूसरे वर्ष में फूल और बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पौधों में जल परिवहन जो होता है वो किसके वजह से होता है? जाइलम की वजह से होता है ना। जो जड़ों से क्या लेगा यहाँ पर? पानी लेगा, पोषक तत्व लेगा, और उसको पूरे जो प्लांट है उसके अंदर सर्कुलेट करेगा। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य इन सब में से देखे तो भोजन का परिवहन करना है ना, भोजन को सब जगह ट्रांसपोर्ट करना है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो जितने भी हमारे फलीदार पौधे होते हैं जिन पर फलियां लगती है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो इन सब में से देखे तो केवल मूंग हो सकता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन ऐसे बहुत सारी है बट उसका प्रयोग पौधे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो किसके माध्यम से करेंगे? प्लांट के माध्यम से वो यूज करेंगे। ठीक है, जड़ों के माध्यम से वो यूज करेंगे।
ठीक है। अब देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। सो जाइलम और फ्लोएम दो पौधे के दो महत्वपूर्ण वाहिकीय ऊतक वैस्कुलर टिश्यूज हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों में जल, खनिज और भोजन का परिवहन करना है। दोनों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं जो इनकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। जस्ट लाइक कि अगर मैं जाइलम को यहाँ पर रखूँ तो जाइलम का मेन कार्य क्या होगा? जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पानी और खनिजों का परिवहन करना। ठीक है। वही जड़ से लेकर आना। और फ्लोएम क्या करेगा? भोजन को पौधों के हर एक भाग में डिलीवर करना। परिवहन की दिशा जो होती है ये हमेशा वन डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है, जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों ही दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। पत्ती से इसने क्या करा? भोजन लिया है ना, और उसका भंडारण किया, और अंगों से वापस वो लेकर आया। तो मतलब पूरी साइड ये क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। संरचनात्मक घटक की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें ट्रैकियार्ड्स होते हैं, वेसल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा और स्कैलेरेन्काइमा इसके अंदर होता है, ये जाइलम के हिस्से हैं। और फ्लोएम की बात करें तो इसमें सीव ट्यूब, छलनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल होती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और इसमें फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। वही सब भोजन के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टोर करेगा, एक ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सारी चीजें। अब किसमें जीवित और किसमें मृत कोशिकाएं यानी कि लाइव और डेड सेल पाई जाती है? जाइलम के अधिकांश हिस्से जो होते हैं मृत कोशिकाओं से बने होते हैं क्योंकि जाइलम पूरा डेड होता है। लेकिन इसमें जो ये ट्रैकियार्ड्स होता है ना, ये जीवित होता है, बाकी सब डेड यहाँ पर होते हैं, मतलब वो इनमें एक लाइफ नहीं होती, वो वाला आप समझ सकते हो। फ्लोएम सभी में क्या होती है? यहाँ पर जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे सीव ट्यूब जीवित हो गया, जो सहायक कंपेनियन सेल्स होती है जो यहाँ पर भोजन को परिवहन करने में मदद करती है, ये सब क्या होती है? लाइव होती है। ठीक है। परिवहन का तरीका तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फ्लोएम को भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए डेफिनेटली क्या होगा? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या मिलेगा, है ना? उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या मिल सकता है ये देख लो। देखो, सबसे पहले देखें तो पानी और खनिज जाइलम के थ्रू, और फ्लोएम के थ्रू कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से सुक्रोज हो जाएगा और अन्य पोषक तत्व मिलेंगे। अवस्थित स्थान ये कहाँ पर पाया जाता है? जाइलम तने के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, जैसे ये तना है तो इसके अंदर पाया जाएगा। और फ्लोएम की बात करूँ तो फ्लोएम तने के बाहरी हिस्से में जाइलम के चारों ओर, अंदर की साइड जाइलम होगा, और इसके आसपास क्या पाया जाता है? फाइलम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। मोटाई की बात करें तो जाइलम की दीवारें मोटी होती है लिग्निन के कारण, क्योंकि ये जो जाइलम बना होता है, ये टिश्यू बना होता है, ये लिग्निन से बना हुआ रहता है, तो इसीलिए मोटा पाया जाता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है, इसकी सीव ट्यूब्स वगैरह सब कुछ पतली यहाँ पर होती है। ठीक है। दबाव या बल की बात करें तो सकारात्मक दबाव द्वारा संचालित होता है। रूट प्रेशर और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है एक यहाँ पर फ्लो बन जाता है, ताकि पानी जो है नीचे से ऊपर की साइड जा पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थ्योरी हम लोग बात करें तो ग्रेविटी किसी भी चीज को नीचे की साइड खींच रही है, लेकिन ये तो ग्रेविटी के अपोजिट जो है, पानी ऊपर की साइड जा रहा है। तो एक तो रूट का प्रेशर रहता है, केशिकत्व बल जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी फोर्स, और दूसरा हो जाता है ट्रांसपीरेशन, क्योंकि पत्तियों के द्वारा कंटिन्यूअस यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस करी जाती है, जिसके कारण एक फ्लो यहाँ पर बन जाता है। ठीक है। और अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ तो नकारात्मक दबाव द्वारा संचालित सुक्रोज और अन्य पोषक तत्वों का स्थानांतरण यहाँ पर होगा, है ना? प्रमुख उदाहरण में आप देख सकते हैं ट्रैकियार्ड्स और वाहिकाएं जलीय पौधों में भी पाई जाती है। और इधर बात करें तो सिव ट्यूब और सहायक कोशिकाएं, आप इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लोएम के, है ना? फ्लोएम के मेन पार्ट में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। मुख्य बिंदु अपन देख लेते हैं इसके एक बार शॉर्ट में। जाइलम का प्राथमिक कार्य पानी और खनिजों का जड़ों और पत्तियों तक परिवहन करना। जो फ्लोएम होगा उसका कार्य क्या हो गया? भोजन, है ना, का पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक लेकर जाना। जाइलम में मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं पाई जाती है, एक को छोड़कर, और फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, सब कुछ। जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो एक टॉपिक और अपना कंप्लीट हो गया। मेन इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो रूट से बनेगा, है ना, कि टेप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है, तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। एक अपना ये जाइलम फ्लोएम के बहुत ज्यादा बन रहे हैं क्वेश्चन इस बार, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का जो परिवहन होगा किस ऊतक के द्वारा होता है ना? वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो पानी का परिवहन किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? जाइलम के थ्रू किया जा रहा है ना, क्योंकि जाइलम ही पानी लेकर आ रहा है। पौधों में कौन सा उत्तक खनिजों और पानी को संचालित करेगा? तो जाइलम कर रहा है। कौन सा उत्तक पत्तियों से जड़ों तक भोजन पहुंचा रहा है? फ्लोएम पहुंचा रहा है। पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कहलाता है।
ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। चलो अब एक टॉपिक और अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब पौधों के विभिन्न खाने वाले भाग, ईडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अपन कई सारे हिस्से खा जाते हैं, एक हिस्सा भी नहीं छोड़ रहे। गाजर जो जड़ है वो खा रहे हैं, तने अपन खा रहे हैं, आलू वगैरह प्याज वगैरह है तो अपन सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो पौधों के अलग अलग हिस्से हमारे भोजन का हिस्सा है, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज शामिल है। वन बाय वन करके सारे हिस्से अब अपन को डिस्कस करना पड़ेंगे। ये बेसिक है, ये एनसीईआरटी क्लास फोर्थ फिफ्थ का है। फिर अपन अपना एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेपर मान लो इजी आता है तो अपने इजी टॉपिक भी प्रिपेयर है, और अगर लेवल टफ आता है तो अपन अपने टफ लेवल पर भी जाएंगे। देखो, कुछ पौधों की जड़ें पोषण से भरपूर होती है ना, और भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, जिसमें गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर को आप ले सकते हैं। जड़ें करती क्या है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है, क्योंकि अगर आप ये जड़ युक्त तो भोजन करते हैं तो स्टार्च और शर्करा इसके अंदर रहेगी। ठीक है। दूसरा अपन देख सकते हैं तना। अब तने का कौन सा हिस्सा अपन यहाँ पर खाते हैं, या किसके तने हम लोग यहाँ पर खाते हैं। तो कुछ पौधे के तने नरम और रसदार होते हैं, जो कि खाने योग्य यहाँ पर रहेंगे, है ना। जिसमें आप आलू, अदरक, शतावरी ले सकते हैं, गन्ना आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें जो होता है, इसमें भी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना। जबकि आलू और अदरक तनों में ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने संग्रहित करके रखते हैं, तो जो उनकी एनर्जी हम लोग उसी को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। अगला देखिएगा, पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदे, जैसे पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, इन सबको ले सकते हैं। इसमें आयरन और विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, तो इनका सेवन करना सही रहेगा। एटलीस्ट विटामिन की कमी नहीं होगी, विटामिन ए की। फूलों की बात करें तो कुछ फूलों को भोजन के रूप में लिया जाता है। फूल गोभी, ब्रोकली आप ले सकते हो, केसर ले सकते हो, बनाना का फूल जो होता है वो भी हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। केसर जैसे फूल मसालों में उपयोग किए जाते हैं, ब्रोकली और फूल गोभी सब्जियों में यहाँ पर प्रयोग की जाती है। फ्रूट्स की यहाँ पर बात करें तो फल पोषण से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सेब आप ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो। फल बीजों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, और मीठे होने के कारण भोजन में एक अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। सीड्स की बात करें तो किसके सीड्स खा लिए हम लोगों ने, तो बीज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन, वसा तथा फाइबर मिलेगा। गेहूं, चावल, पल्सेस, बादाम, ये सब बीज थे और ये हम लोग खा जाते हैं। तो बीजों में उच्च मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोजन के रूप में उगाया भी जाता है और इनको खाया भी जाता है। अन्य खाने के भाग क्या क्या हो सकते हैं, कुछ पौधे के विशेष भाग भी भोजन के रूप में ले लेते हैं। मशरूम को भी नहीं छोड़ रहे, है ना। ये जो है इसको भी हम लोग खा लेते हैं, हालांकि प्लांट कैटेगरी में नहीं आता है, बट स्टिल व्यवहार इसका उस तरीके से ही होता है। केशू, एप्पल एंड नट जो होते हैं, काजू का जो फल होता है और बीज, दोनों ही खाने योग्य भाग होते हैं। इसका फल भी हम लोग खा लेते हैं, इसका बीज भी हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट यदि हम लोग देखें तो जड़ में गाजर, मूली आप खा रहे हो, तने में आलू, गन्ना आप खा रहे हो, पत्ती में पालक, पुदीना खा रहे हो, और धनिया बोल सकते हो। फूल में फूल गोभी, ब्रोकली, केसर आप खा रहे हैं। फल में आम, केला खा रहे हैं। बीज में गेहूं, दालें वगैरह सब जो सीड्स है वही आप खा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अब ये आ जाता है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट, वो बेसिक था, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। जड़, कंद, प्रकंद और बल्ब जो है पौधों के भंडारण अंग हो गए। जड़ जैसे गाजर हो गया, है ना। तो रूट, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब, ये चार वर्ड आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट वाली सब्जियों में अभी गाजर वगैरह अपन ने देख ही लिया। कंद में बात करें तो कंद पौधे का मांसल तना होगा, है ना, जिसके अंदर पूरा उसका जो एनर्जी होगा वो स्टोर रहेगा, जो क्या करेगा, भोजन को संग्रहित करेगा। कंदों में कई गड्ढे यहाँ पर हो सकते हैं, जिनको उनकी बर्ड्स आई यहाँ पर कहा जाता है। जैसे आलू और शकरकंद जो हो गया, वो किसका उदाहरण हो गया, कंद का उदाहरण हो गया, है ना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं प्रकंद की बात करें तो प्रकंद एक फूला हुआ तना होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हर साइड से वो फूल चुका है, जिसमें पत्तियां और जड़ें होती है। प्रकंद वानस्पतिक प्रजनन और प्रसार के लिए संरचनाओं के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। अगला देखिएगा, जैसे अदरक का प्रकंद अपन यहाँ पर कहते हैं। अगला देखना, बल्ब। बल्ब जो है भंडारण अंगों के रूप में कार्य करता है, जैसे ट्यूलिप हो गया, हाइसिंथ हो गया, डैफोडिल हो गया। तो ये ट्रू बल्ब यहाँ पर होते हैं, जो अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, जड़, कंद, प्रकंद और बल्ब। रूट, ट्यूबर, राइजोम और बल्ब। राइजोम जो है अदरक का एग्जाम्पल हो सकता है। कंद में आप यहाँ पर शकरकंद वगैरह को ले सकते हो, है ना। ये एक बार आप देख लीजिए, एक बार डायग्राम से आप समझ लीजिए इसको। कॉर्म इसमें अभी रह गया है, कॉर्म को अभी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉर्म के बारे में थोड़ी सी और चीजें अपन को डिस्कस करनी है। ये बल्ब है ना। ये अपना अदरक का राइजोम हो गया, ये बल्ब यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये ट्यूबर यहाँ पर हो गया, इस तरीके से इस पर आई बर्ड्स यहाँ पर निकले हुए रहते हैं, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं जड़ की,
है ना। एक बार अपन जड़ को और डिस्कस कर लेते हैं। जड़ के चार प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक मूल टूप जिसको रूट कैप यहाँ पर कहा जाता है। दूसरा जो रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसको विभाज्योतक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा अपना कोशिका क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र। और फोर्थ वाला अपना परिपक्वता क्षेत्र, मैच्योरिटी जोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रूट कैप के बारे में। तो जो जमीन से कनेक्टेड रहेगा वो चीज अपनी रूट कैप हो जाएगी, मतलब बिल्कुल एंड तक, है ना, मिट्टी में एंड तक जाएगा। ठीक है। यस, ये चीजें जो है आपको 11th क्लास की बायो में मिलेगी। इसीलिए अपन ने पूरा क्या किया हुआ है, जो नोट्स बनाए हुए हैं, वो फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी को देखते हुए कि फोर्थ क्लास में क्या दे रखा है, फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिर सिक्स सेवेंथ इनकी जो बायो है उसमें बीच में आपके फोर फिफ्थ सिक्स चैप्टर जो होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। उसमें भी प्लांट्स की जानकारी, तो वो सारे कवर करके फिर अपन 11 12 का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो रूट के कितने जोन हो गए, चार जोन यहाँ पर हो गए। सबसे पहला जो हो गया रूट केप हो गया, जो जमीन में सबसे नीचे तक जाएगा, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कैलिप्ट्रा, है ना। कैलिप्ट्रा के नाम से इसको जाना जाता है। पतली दीवार वाली कोशिकाओं से बनी टोपी जैसी संरचना होती है, जो जड़ को, शीर्ष को, जड़ का जो शीर्ष है इसको क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। यह मृत कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ठीक है। और शीर्ष क्षेत्र की युवा बढ़ती कोशिकाओं की ये रक्षा करता है, मतलब इस पूरे हिस्से की क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। ये हाइड्रोफाइट्स, एपीफाइट्स, परजीवी और माइकोराइजा जो होते हैं इनके अंदर नहीं पाई जाती, मतलब जरूरी नहीं कि सभी प्लांट में आपको केप मिले। ठीक है। तो पहला जोन हमारा क्लियर हो गया, जिसका नाम क्या है, रूट जोन है। दूसरा हमारा विभाज्योतक क्षेत्र होता है। मूल आवरण के ठीक ऊपर की साइड का जो हिस्सा रहेगा वो विभाज्योतक रहेगा। यह सघन रूप से व्यवस्थित छोटी पतली दीवार वाली आइसोडाइमेट्रिक और मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। इसमें सघन प्रोटोप्लाज्म भी होता है और एक बड़ा सा केंद्रक भी यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभाजन की सक्रिय अवस्था में होती है। इसीलिए जड़ का मुख्य वृद्धि क्षेत्र होता है, क्योंकि यहीं से जो मेन जड़ होती है ना, वो क्या करती है, ग्रो करती है, क्योंकि यहीं से इस हिस्से को क्या करना होता है, जमीन के अंदर डीपर गहराई में जाना होता है पानी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो मेन हिस्सा इसका मेरिस्टेमेटिक हो गया, विभाज्योतक हो गया, क्योंकि कोशिका विभाजन में मेन रोल इसी का होगा। फिर आ जाता है अपना कोशिका विस्तार क्षेत्र। कोशिका विस्तार का क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक के ठीक ऊपर की साइड मौजूद होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। इसकी वजह से क्या होगी, जड़ लंबी होगी। इस क्षेत्र की बाह्य कोशिकाओं में मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने की शक्ति होती है। कोशिका विस्तार मतलब वही कि ये आसपास से जल और खनिज लवणों को क्या करेगी, अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। फिर आ जाता है अपना मैच्योरिटी जोन। परिपक्वता क्षेत्र कोशिका वृद्धि के ऊपर की साइड मौजूद होगा। ये बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं। पहले अपना केप हो गया, मैरिस्मेटिक हो गया, फिर कोशिका विभाजन वाला हो गया, और उसके ऊपर अपना मैच्योरिटी जोन हो गया। इस क्षेत्र में क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, मतलब सेकेंडरी जो रूट्स होगी, जो हेयर होते हैं, रूट हेयर, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एग्जाम में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रूट हेयर कहाँ पर पाए जाते हैं, मूल गोप कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो रूट हेयर जो होते हैं वो मैच्योरिटी जोन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। परिपक्वता क्षेत्र जो होता है पार्श्व जड़ों का क्षेत्र होता है। इसका एकमात्र कार्य पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना है। जैसे कि आप जड़ को खींच लो तो वो एकदम से निकल नहीं जाए, थोड़ा सा वो टाइट हो जाए, उसकी वजह से ये बाल क्या करेंगे, मिट्टी से बंधे हुए रहेंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को कसकर पकड़ लो, तो ये इस जड़ ने क्या करा है, इसके बालों को छोड़ दिया और इसके बालों ने आसपास की मिट्टी को कसकर पकड़ लिया है, ताकि कोई भी इसको अगर निकालने की कोशिश करेगा इस पौधे को, तो वो इजीली निकलेगा नहीं। ठीक है। इसका एकमात्र कार्य पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना है। इस क्षेत्र में एपिडर्मल कोशिकाओं से एक कोशिकीय और अल्पकालीन जड़ बाल यहाँ पर निकलते हैं। जड़ बाल पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। जड़ बाल उन सभी पौधों में अनुपस्थित होते हैं जहां पर जड़ टॉप जो अपना रूट केप होता है, जिसमें रूट कैप नहीं होगा उसमें हेयर भी नहीं होंगे। ठीक है। पहले तो रूट जो कैप है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो जमीन में इतना शार्पली नहीं जा पा रही है ना। और बाल भी नहीं है उसके, रूट हेयर भी नहीं है ना, मैच्योरिटी जोन में रूट हेयर भी नहीं है, जिसकी वजह से उसमें मजबूती भी नहीं है। तो ऐसे पौधे काफी कमजोर हो जाएंगे, है ना, कमजोर श्रेणी में आ जाएंगे। तो परिपक्वता क्षेत्र कोशिका वृद्धि क्षेत्र के ऊपर हो गया, द्वितीयक वृद्धि हो गई, पार्श्व जड़ों का विस्तार हो गया, मिट्टी में मजबूती से बनाए रखना इसका कार्य हो गया। एपिडर्मल कोशिकाओं से एक कोशिकीय और अल्पकालीन जड़ें यहाँ पर निकलती है, और जिसमें पौधों में रूट कैप भी नहीं होगी, उसमें यहाँ पर बाल भी नहीं होंगे, रूट हेयर भी नहीं होंगे। ठीक है।
अब देख लो, नल और अपस्थानिक जड़ें जो होती है, इसी का एक टाइप। नल और अपस्थानिक जड़ें जो होती है, इनका विशेष कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में ये रूपांतरित हो जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? रूपांतरित जड़ें। अब इनके भी अलग अलग टास्क होंगे, है ना, जो अलग अलग इन्वायरमेंट में ये सरवाइव करती है, तो इनका जो बनावट होती है वो भी काफी यहाँ पर अलग अलग होती है। ठीक है। अब जो होती है मेन रूट जो अपनी होती है, मूल जड़ों का संशोधन, तो मूल जड़ें भोजन भंडारण और श्वसन के लिए क्या हो जाती है? संशोधित हो जाती है, मतलब अपने वो रूप को क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। क्योंकि कुछ जड़ें हवा में लटकी हुई रहती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। कुछ जड़ें जो है वापस से नए पौधों को यहाँ पर जन्म दे देती है बाहर निकल कर। तो ये क्या करती रहती है, इसमें अलग अलग प्रकार से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये कार्य करेगी। फिर इनके अलग अलग नाम है, फ्यूसी फॉर्म है, ऐसे कई सारी जड़ें हैं जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। ठीक है, कॉनिकल हो गई, फ्यूसी फॉर्म हो गई, नेपी फॉर्म हो गई, कंदमूल हो गया, ट्यूबरस हो गई, तो वो अपन कल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आगे की चीज़ों को अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।